उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला इलाका आजकल बड़ी चर्चा में है। दरअसल वहाँ पे मुसलमान दुकानदारों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ की दुकानें खाली कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को भी घर और दुकान खाली करके वापस जाना पड़ रहा है पुरोला इलाके से। ऐसा क्यों? दरअसल कुछ दिनों पहले पुरोला इलाके में बाहर के लड़कों ने जो बालिग थे 14-15 साल की नाबालिग पहाड़ी लड़की के साथ उसका अपहरण किया, यानी कि उसे भगाने की तैयारी कर रहे थे। और इससे वहाँ के हिंदू संगठन बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। 15 जून को महापंचायत होनी है इस मसले पर कि इन मुसलमानों का क्या किया जाए। इस पर छोटा सा विश्लेषण है, अंत तक जरूर सुनेंगे आप। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा मजलूम समझ में आए कि मैं ये रिपोर्ट बनाकर क्या सिद्ध करना चाहता हूँ। पिछले साल की बात है, इसी जून के महीने की। 4 जून को हमारे गांव घोड़पाला तल्ला पट्टी खाटली तल्ली में पूजाई थी, यानी पूजा थी। तो मैं रामनगर से अपने भतीजे के साथ अपनी रॉयल थंडरबर्ड 350 में गया धुमाकोट से होते हुए अपने गांव। जब मैं रामनगर से आगे बढ़ा, लगभग 1 बजे का समय था और मैं सल्ट महादेव के पास पहुंचा ही था कि मेरी बाइक का क्लच वायर टूट गया। अब जब सल्ट महादेव से ठीक पहले मेरा क्लच वायर टूटा तो मुझे एहसास हो गया। मैंने कहा यार शिवम क्या होगा, क्योंकि लगभग 5 बजे से पहले मुझे पहुंचना था अपने गांव, पहाड़ी इलाका, उत्तराखंड की राजधानी। अब उसने कहा चाचा चलाते रहो, क्या पता आगे कोई दुकान मिल जाए। आगे देखिए, सल्ट महादेव के बाद आपको जो गाँव पर जो पड़ते हैं बाजार, मुख्य बाजार, वो है आपका खिरेरी खाल, फिर पड़ता है अदाली खाल, फिर पड़ता है जवाऊ खान, उसके बाद पड़ता है धुमाकोट। और जहाँ मेरी बाइक का क्लच वायर टूटा वो लगभग धुमाकोट वहाँ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम जब गए तो मैंने अपने भतीजे से कहा कि भैया तो चिल्लाते रहना जहाँ भी कोई बाजार आएगा कि यहाँ कोई बाइक है मैकेनिक वाला। और मुझे इसलिए डर था कि हमारे पहाड़ियों में मैकेनिक बड़े कम होते हैं, हिंदुओं में तो कम होते ही हैं, पहाड़ियों में ना के बराबर होते हैं। तो मुझे संदेह था कि शायद कोई मैकेनिक मिले ना, क्योंकि धुमाकोट बड़ा बाजार है, वहाँ तो मिलना था ही। आप देखिए, सल्ट महादेव मार्केट में पूछा, नहीं मिला। अब मुझे डर था क्योंकि मुझे पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी थी, सेकंड गियर में गाड़ी थी, क्लच में बदल नहीं सकता था और गाड़ी रुकती तो स्टार्ट नहीं होती। मैंने भोले बाबा का नाम लिया, मैंने कहा भोले बाबा पहुंचा दो किसी तरीके से। ऊपर से जो नीचे गाड़ियां आती हैं और वहाँ पर उनको हमें पास भी देना पड़ता है। फिलहाल मेरे साथ ये हुआ कि भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहा और ऊपर से जो बसें आई, गाड़ियाँ आई, तो मुझे जगह मिलती चली गई। तो उसके बाद सल्ट महादेव के बाद पहला मार्केट खिरेरी खाल, मैंने पूछा तो वहाँ भी मुझे कोई दुकानदार नहीं मिला, मैकेनिक नहीं मिला। फिर आया अदाली खाल मार्केट, तो वहाँ भी हम चिल्लाते चले गए कि है कोई मैकेनिक, है कोई मैकेनिक, तो सबने इशारा किया यहाँ नहीं है। फिर मैंने कहा चलो जड़ाऊ खान में तो मिलेगा ही मिलेगा। जड़ाऊ खान भी एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर भी मैकेनिक नहीं मिला। अब देखिए, ये जो दुकानें 5-5 किलोमीटर के अंतराल में हैं, अब उन 5-5 किलोमीटर के अंतराल में जब पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ रहे थे, हमारे मन में क्या बीत रही होगी। तो लगभग 3 बजे के आसपास मैं धुमाकोट पहुँचा। तो धुमाकोट पहुँचते ही मुझे साइड में दुकानदार दिखाई दिए, आरिफ मुसलमान। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई साहब मेरी ये थंडरबर्ड बाइक का क्लच वायर टूट गया है। तो उसने कहा मेरे पास इसका क्लच वायर नहीं है। मैं निराश हो गया, मैंने कहा भाई साहब आप तो वैसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो, क्योंकि आप हुनरमंद तो होते हो, कुछ तो जुगाड़ आप कर ही लोगे। वो हंसा, तो उसने एक बाइक का तार लेके आया, क्लच वायर, और उसने फिट कर दिया। उसने कहा भाई साहब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और जब आप रामनगर वापस आओ तो चेंज कर लेना। अब मेरे मन में ये था कि यार अच्छा देखिए, उससे मेरी मजबूरी का एहसास है कि आगे उससे कुछ मिलना नहीं है और मुझे 5 बजे तक हाल में पहुंचना भी है और आगे फिर जंगल का रास्ता है। अगर आप बिरोखाल के रास्ते गए हैं तो आपको पता होगा कि धुमाकोट से बिरोखाल का रास्ता पूरा जंगल का रास्ता है। जानते हैं उसने मुझसे कितने रुपए लिए? सोचिए पहले आप, उसने मुझसे पैसे लिए मात्र 50 रुपये। मैं बड़ा हैरान, क्योंकि मैं मनी मन सोच रहा था 500 रुपये मांगेगा और मैं दे भी दूंगा खुशी खुशी, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट पे उसने मेरा काम किया। मैं बड़ा हैरान, मैंने उसको कहा आरिफ को, मैंने कहा आरिफ भाई क्या आप मजाक कर रहे हो 50 रुपये मांग के? तो उसने कहा क्या वैसे बुरा लग गया? अरे मैंने कहा बुरा नहीं लगा। मैंने कहा इस समय आप मेरे लिए देवदूत बन के आए हो, अगर आप मुझसे 500 रुपये तो 1000 रुपये मांगते, मुझे झक मार के देने पड़ते। तो उसने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, मेरी 40 रुपये का तार है, 10 रुपये मेरी मजदूरी है, मैं उतना ही तो लूँगा। मैं बड़ा हैरान। तो देखिए एक मुसलमान आरिफ जैसा भी है। उसके बाद अब मैं आता हूँ पुरोला की घटना पे। पुरोला में जिन मुसलमानों को भगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया, महापंचायत बुलाई जा रही है, क्या ये जायज़ है? आप मुझसे पूछे तो मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूँ, लेकिन संविधान के अनुसार वो भारत के नागरिक हैं। और पहाड़ों की तरफ बात करें, पहाड़ों में बढ़ते हुए मुसलमान, बड़ी चिंता होती है लोगों को कि पहाड़ों में मुसलमान बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए
पहाड़ों में जो दुकानें बना रहे हैं लोग, जो दिल्ली में या बम्बई में या जो कलकत्ता में या बाहर में रहते हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो अपना मकान तो बना रहे हैं सड़कों में, 4-4 दुकानें भी डाल रहे हैं। उन 4-4 दुकानों जब वो डाल रहे हैं तो किसके लिए डाल रहे हैं? किराए के लिए। उनको पता है कि यहाँ कोई पहाड़ी मैकेनिक तो मिलेगा नहीं, पहाड़ी दुकानदार तो मिलेगा नहीं। अच्छा। तो उनको पता है कि कोई मुसलमान ही आएगा, तो मुसलमान जाता है। और देखिए, हिंदू पहाड़ी वो प्लान कर रहा है मैदानों की तरफ, दिल्ली जा रहा है 10-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए, और मैदानों से मुसलमान बाहर जा रहा है रोजगार के लिए। यानी एक प्रकार से मुसलमान आपको बता रहा है कि आपके पहाड़ में रोजगार के अवसर हैं, रोजगार तो आपके क्षेत्र में है। अब वापस मैं आता हूं अपने पहाड़ी क्षेत्र में। अब देखिए, दुकानें बना दी, मुसलमान आया। अब उस मुसलमान ने उस हिंदू पहाड़ी को गले में तलवार तो नहीं रखी ना, उसने उसके कंधे में बंदूक तो नहीं रखी कि भाई चलो मुझे दुकान दो किराए में, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा, मैं तो मुसलमान हूँ, डरो मुझसे। ये तो नहीं कहा ना उसने। वो आपके पास आया, उसने आपसे प्रार्थना की कि भाई साहब मुझे दुकान चाहिए, मुझे काम करना है। आपने खुशी खुशी दी। और जगह आपको 1000 देते, वो आपको 2000 रुपये दे रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं। और वो इसलिए नहीं दे रहे, उन्हें पता है कि हम यहाँ काम कर सकते हैं। आप लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो है कब्जा करने की नीयत से पहाड़ों में जा रहे हैं। तो भाई साहब, आप हुनरमंद बनिए ना, आप मैकेनिक बनिए। नाई मुसलमान, कारपेंटर मुसलमान, प्लम्बर मुसलमान, मैकेनिक मुसलमान, सप्लायर मुसलमान, सब्जी वाला मुसलमान। तो भाई वो मेहनत करने के लिए पहाड़ आया है ना, आप क्यों नहीं कर सकते ये काम? आपने जो 4 दुकानें बना दी अपने किराए के लिए, खुद भी बैठ जाओ। क्यों अपने बच्चे को दिल्ली में होटल की नौकरी करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए भेज रहे हो? वो नहीं करेंगे आप। लेकिन आपको चिढ़ है कि मुसलमान कैसे आ गया। अब मान लीजिए उस दिन धुआं कोट में मुसलमान नहीं होता तो मैं जा पाता अपने गाँव? किसी हाल में नहीं जा पाता, क्योंकि पहाड़ी मैकेनिक तो था ही नहीं। इसलिए मुसलमानों की ज़रूरत आप समझिए। अब मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अब देखिए, कुछ दिनों पहले रामनगर में एक 14-15 साल की लड़की को एक मुसलमान लड़का सेक्स करने की नीयत से कहीं लेके जा रहा था। हमने उस पर रिपोर्ट बना दी। तो रामनगर के ही मुसलमान मुझसे ये कहते हैं, रवि तुम हिंदू मुसलमान करने लगे हो, रवि तुम तो मुसलमान के विरोधी हो, रवि तुम तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। हद हो गई यार। एक 14-15 साल की बेटी, संविधान में 14-15 साल की बेटी के साथ सेक्स को बलात्कार माना गया है। एक मुसलमान सज्जन लिख रहे हैं उसमें, कानून मान्यता दे रहा है 17 साल की लड़की को शादी के लिए। तो भाई साहब शादी कहाँ कर रहा है? वो तो उसे खोपचे में लेके जाने की कोशिश कर रहा था। और बड़ी शर्म की बात यह है कि ये मुसलमान अपने उस अपराधी मुसलमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक 14-15 साल की लड़की की नीयत नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बेटी है। मैंने उनसे पूछा, अगर मान लीजिए ये राशिद जो मुसलमान है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ 14-15 साल की बेटी को ले जाता किसी खोपचे में, क्या करते आप? खुश होते कि कोई बात नहीं, हमारा मुसलमान है, हमारी बेटी के साथ कर रहा है? काट देते राशिद को आप वहीं पर गुस्से में। और आप हिंदू बेटी के लिए ऐसी वाहियात बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। उसे क्या संदेश जा रहा है? आज पुरोला में मुसलमानों को जो भगाने की कोशिश हो रही है, उठाने की कोशिश हो रही है, वो आप जैसे मुसलमानों की प्रतिक्रिया के कारण हो रही है। दरअसल होता क्या है, जो आम मुसलमान है, मेहनतकश मुसलमान है, वो बड़ा चुप रहता है, वो अपने काम में मशगूल है। लेकिन कुछ लोग जो बदनीयती से पहाड़ों में आए हैं, या देखिए, बदनीयती भी कहूँ या हार्मोन की बात करूँ, जब कोई मुसलमान आदमी या कोई भी आदमी, कोई भी हिंदू भी हो, जब वो अपने घर से दूर है, अपने बीवी बच्चों से दूर है, तो सेक्स की भावना जागृत होनी लाजमी है। क्योंकि पहाड़ की बेटियां भोली भाली हैं, उन्हें बरगलाना पटाना बड़ा आसान होता है। आप उनको आप पटा रहे हो, तो आप ये सोचिए कि आप पराई क्षेत्र में यहाँ पे किराए की दुकान में बैठे हुए हैं और आप वहाँ की पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे। तो क्या ये लोग आपकी आरती उतारेंगे? आज ये महापंचायत की नौबत क्यों आई? एक घटना से। पूरे उत्तराखंड में देख लीजिए आप। खैर, लव जिहाद की संख्या कितनी बढ़ गई है, सरकार को चौकन्ना होना पड़ गया है। मुख्यमंत्री जैसा जो पद है, वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि लव जिहाद की संख्याएं बढ़ रही हैं। यानी लव जिहाद को एक संवैधानिक शब्द मान लिया गया है। फिर भी आप लोग नहीं चेत रहे हैं, फिर भी आप अपने उस अपराधी भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रतिक्रिया खुल के क्यों नहीं करते? आप कहिए कि गलत कर रहा है ये, आप आइए उनके खिलाफ, लेकिन आप उनके खिलाफ खुलकर नहीं आते हैं। इसीलिए हिंदू को ये लगता है कि यार ये मुसलमान तो कर रहे हैं, बाकी मुसलमान का साथ दे देगा। और ये मैंने भुगता है भाई साहब रामनगर में। जब मैंने रिपोर्ट बनाई, 4 मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने ये तारीफ करी, रवि भाई तुमने सही रिपोर्ट बनाई है। लेकिन अधिकतर मुसलमान उस पोस्ट में मुझे ये कह रहे थे, रवि तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। देखिए, हिंदू मुसलमान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत संजीदगी विषय होते हैं। आज
पुरोला में महापंचायत होने जा रही है 15 जून को, जिसमें ये डिसाइड होगा कि मुसलमानों को कितना जल्दी हो भगा सके। मुझे ये कहना है कि हर मुसलमान को एक तराजू में तुलने की गलती ना करें। वो आरिफ जो मुझे मिला था धुआंकोट में, वो मेरे लिए देवदूत था उस समय, और कोई लालच नहीं था। ऐसे बहुत से मुसलमान होंगे, इसलिए अच्छे बुरे मुसलमान को आप पहचान तो नहीं सकते हैं, पर हाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि बुरे मुसलमान ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। अब इस बात का पैमाना कैसे तय होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये स्केल कैसे हम मेजरमेंट करेंगे? इसलिए मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब आप पहाड़ों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, वहाँ व्यापार करने के लिए, तो ख्याल रखिए इस बात का कि वहाँ की बेटियों को अपनी बेटी बहन समझिए, अपनी उन हार्मोनल वाली समस्याओं को सीमित रखिए। अगर आप भी देखिए, आपके इलाके में कोई हिंदू व्यापारी अगर आता है और आपकी बेटियों के साथ ऐसे हरकत करेगा, क्या करेंगे आप किसी हिंदू को घुसने देंगे अपने इलाके में? देखिए, बेटियां इज्जत का पर्याय होती हैं, सम्मान का पर्याय होती हैं। अगर उन पर बुरी दृष्टि डाली जाएगी तो लोग परेशान होंगे। उत्तराखंड में इन दिनों गैरसैंण की संख्याएं बढ़ रही हैं ऐसी घटनाओं की। पुरोला, विकासनगर, चक्राता, अभी देखिए कुछ दिनों पहले, और कितनी 14-15 साल की बेटियां, उन्हें आप जा रहे हो किडनैप करके या फिर मैदानों में ला रहे हो। होता क्या है, मैदानों में जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तब उसको रखेल बनाकर या उसको बेच दिया जा रहा है। बताइए, क्या हमारी पहाड़ की बेटियां इस लायक रह गई हैं? तो वहाँ के लोग अगर ये महापंचायत कर रहे हैं तो वो महापंचायत के लिए मजबूर कर कौन रहा है? आपकी वो बेटे, आपके वो लोग। उससे बड़े अपराधी वो हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल मेरी अपनी ये राय है कि महापंचायत करें तो ऐसी हरकत ना करें जिससे संविधान को नुकसान हो। और वो मुसलमान जो दुकान किराए में लेके आए हैं, क्या उनमें से कोई ऐसे एलिमेंट हैं? नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। वो संख्या में कुछ लोग हो सकते हैं, उनको आप देखिए। और ये काम मुसलमानों का ही है कि वो अपने बीच से ऐसे लोग चुने, देखें और उन्हें बाहर करें। अब मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। मैं इस समय पुछड़ी के रामनगर के इलाके में हूँ। हम यहाँ जो बगीचे हैं सारे रामपुर टांडा के मुसलमान आते हैं। हमारा खुद का बगीचा रामपुर टांडा के मुसलमान है। सलीम भाई, सलीम कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी वाला भी काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं खानदानी व्यक्ति। जानते हैं, 20 साल हो गए उनको बगीचा देते। वो ये कहते हैं जो भी उनके वहाँ कारीगर आते हैं या रखवाली करने आते हैं, सख्त हिदायत है, किसी भी परिवार की बेटी बहू की तरफ नजर नहीं दिखाओगे, बात नहीं करोगे, उनके पास करीब नहीं जाओगे। ये बेटों का सम्मान करना अब सलीम से सीखिए। कितनी उम्र हो गई है? लगभग 65-70 साल की उम्र है। उन्हें ये पता है कि दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें अपनी कितनी मर्यादा में रहना है। अगर ऐसे काम करेंगे तो बताइए किसी भी क्षेत्र में, और ये मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ हम, क्योंकि ये मामला हिंदू मुसलमान का है और पुरोला में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इसलिए। तो फिलहाल इस एपिसोड का निष्कर्ष इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इस विश्लेषण का निष्कर्ष कि महापंचायत आप जरूर करें, लेकिन उन मुसलमानों को जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ रह रहे हैं, उन्हें नफरत के तराजू में तोलने की कोशिश ना करें। और उन मुसलमानों से कहना है कि हे भाइयों, अगर आपके बीच कोई अपराधी तत्व है तो उसका साथ ना दें, उसके खिलाफ जाएं, कानून के तहत सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। यह ना हो कि उसे आप समर्थन करते रहें। ऐसा समर्थन करेंगे जो अंदर का जो एलिमेंट है उत्तराखंड का, जो गुस्से में है, और इसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इसीलिए इस समय मुसलमानों की रक्षा खुद मुसलमान कर सकता है, सिर्फ अच्छा नागरिक बन के, और अपने भीतर का जो एलिमेंट है, जो 14-15 साल की पहाड़ की बेटियों को सेक्स स्लेब बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए उसे खुद आगे आना होगा। अन्यथा उत्तराखंड में जो पुरोला की घटना हो रही है, मुझे लगता है कि अगर पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चलन चल पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपस में सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिलहाल अगर मेरी इस रिपोर्ट से किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ़ी चाहता हूं। अच्छे बुरे का पैमाना मैं तो तय नहीं कर सकता, ना आप लोग तय कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में समीकरण ज़बरदस्त रूप से बिगड़े हुए हैं। इस प्रेम के समीकरण को संभालने के लिए हम अच्छे लोगों को, समाज के हर तबके को आगे आना होगा, और सरकार को समस्या सुलझानी होगी। संविधान के तहत किसी भी नागरिक को ज़बरदस्ती आप महापंचायत करके भगाने की ज़रूरत नहीं कर सकते, ये संविधान के खिलाफ है। फिलहाल जय उत्तराखंड।